हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 30 जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्टअप सीड फंड स्कीम नोटिफाई कर दिए हैं विथ 945 करोड़ कॉर्पस। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने सीड फंड स्कीम के बारे में बात की थी, क्योंकि जो प्रारंभ समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, यानी कि स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, इसमें यह कहा गया था कि आने वाले समय में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे नोटिफिकेशन यानी कि नोटिफाई कर दिया है। तो हम जानेंगे ये सीड फंड स्कीम के बारे में। तो क्या ये प्रोग्राम है? तो बेसिकली आपको पता होगा कि कोई भी स्टार्टअप जब शुरू किए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, तो सबसे बड़ा जो चुनौती होता है उनके पास, वो है कैपिटल की कमी। अब चूंकि इनके पास इनफ कैपिटल नहीं होते, तो जो भी इनकी कंसेप्ट होती है जिस पर इनका स्टार्टअप बेस्ड होता है, उस कंसेप्ट को ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, ना ही प्रॉपर इनके प्रोडक्ट का ट्रायल हो पाता है। मार्केट एंट्री में भी इनको दिक्कतें आती हैं, बिकॉज ऑल दिस रिक्वायर्स मनी एज वेल एज कॉमर्शियलाइजेशन। साथ ही साथ ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर एंजल इन्वेस्टर्स, जो सीड कैपिटल इन्हें प्रदान करते हैं, कोविड-19 की स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये सब इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करने से कतराते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन का पीरियड है। तो ऐसे स्थिति में कोई इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि वो नुकसान झेले। और आपको पता होने चाहिए कि जब इकोनॉमिक स्लोडाउन का पीरियड होता है, तो जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कम होते हैं, साथ खासकर जब स्टार्टअप्स की बात होती है। वहीं जब इकोनॉमिक बूम का पीरियड होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी अव्वल लेवल पर हो रही है, काफ़ी ह्यूज प्रोडक्शन हो रहा है, ह्यूज डिमांड है, तो उसे हम इकोनॉमिक बूम पीरियड की बात करते हैं। और कंपनी उस समय प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा करती है, इसलिए बहुत सारी कंपनियां दौड़ी चली आती हैं। और अभी क्या हो रहा है, तो ये सब जो इन्वेस्टर्स है वो इन स्टार्टअप्स को फंड नहीं प्रदान कर रहे हैं। उसके वेरियस कारण है जो हमने डिस्कस किया है, और भी कारण है। तो ऐसे स्थिति में, खासकर जब भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो जो इंडियन स्टार्टअप्स है उन्हें तो ग्रो करवाने ही पड़ेंगे। और ग्रो करवाने के लिए एक जो मेजर फैक्टर होगा, वो होगा इनको प्रॉपर कैपिटल प्रदान किए जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक न्यू कंसेप्ट लेकर आया है इस फंड के रूप में। और इस फंड के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाएंगे इन स्टार्टअप्स को, सो दैट वो अपने कंसेप्ट को प्रूव कर पाए, हाउ देयर कंसेप्ट विल बी गोइंग टू बी डेवलप्ड, इसका प्रोटोटाइप तैयार किए जाए। साथ ही साथ जो प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री और कमर्शियलाइजेशन के लिए जो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, उन सब जरूरतों को ये फंड पूरा कर सके। तो हम बात करेंगे अन्य डिटेल्स के बारे में भी। तो ये जो स्कीम है, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इंप्लीमेंट कर रही है, ये याद रखना है आपको। और ये DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है। SISFS ये ऑल सेक्टर्स के स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे, यानी कि चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के स्टार्टअप हो, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के, या फिर सर्विसेज सेक्टर के ही स्टार्टअप क्यों ना, सारे सेक्टर्स के लिए फंड फाइनेंसिंग करेगा। और ये जो फंड्स है वो डिस्बर्स किए जाएंगे थ्रू सेलेक्टेड इनक्यूबेटर्स अक्रॉस इंडिया इन 2021 to 25। सेलेक्टेड इनक्यूबेटर्स यानी कि ये जो फंड है, जैसे बैंक्स सेलेक्टेड, जैसे आप ये जो इलेक्शन बॉन्ड होते हैं वो सेलेक्टेड ब्रांच ऑफ SBI से खरीदते हो ना,
उसी प्रकार से सेलेक्टेड इनक्यूबेटर्स होंगे जहां से ये फंड एसेस किए जाएंगे स्टार्टअप्स के द्वारा। प्रेफरेंस दिए जाएंगे उन स्टार्टअप्स को जो इनोवेटिव सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे इन सेक्टर्स सच एज सोशल इम्पैक्ट। वास्ट मैनेजमेंट के सेक्टर में अगर कोई स्टार्टअप है तो प्रेफरेंस मिलेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर कोई स्टार्टअप प्रमोट करने वाला कंसेप्ट है तो उसमें प्रायोरिटी मिलेगी। एजुकेशन, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर स्पेस, तो इन सबको प्रायोरिटी मिल सकती है। बात करते हैं अन्य क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्टअप फंडिंग के लिए। पहले भी लिए जा चुके हैं और ये तो एक अगला कदम हम कह सकते हैं। इससे पहले बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। तो आप देख सकते हो नेशनल सीड फंड, इसे अनाउंस किया गया था बजट 2020 में टू सपोर्ट आइडिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। फंड्स ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स ये भी सेटअप किए गए थे, जिसमें अमाउंट जो डाली गई थी वो 10,000 रुपीज वाज क्रिएटेड अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम एंड मैनेज्ड बाय SIDBI यानी कि सिडबी जिसे आप कहते हो। वेंचर कैपिटल स्कीम भी लाया गया था, मल्टीपल ग्रांट स्कीम एंड मुद्रा योजना, ये सब तो आपको पता होगा। मुद्रा योजना इंपॉर्टेंट भी है। और अगर हम स्टार्टअप के स्टेटस की बात करें भारत में, तो भारत में विश्व में थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, यानी कि पर ईयर जो वर्ल्ड में स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड होते हैं, भारत तीसरे नंबर पर आता है। which has helped several budding entrepreneurs to come up with on innovative technologies and becoming big corporations। तो जब तक स्टार्टअप्स आएंगे नहीं, जब तक उन्हें सपोर्ट किया नहीं जाएगा, तो फिर वो अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। और आजकल आप देखते भी हो कि कंपटीशन कितना ज़्यादा, बड़ी बड़ी कंपनियां एक प्रकार से मोनोपोली स्टैब्लिश किए हुए हैं, और जो उन बड़ी कंपनियों का बेस है वो भी काफ़ी ब्रॉड है। तो ऐसे में स्टार्टअप्स जैसे सिस्टम को सरवाइव करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स तो चाहिए ना। इट इज जस्ट लाइक रिजर्वेशन सिस्टम, आप इससे लिंक कर सकते हो। वैसे उचित एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आप रिलेटिवली लिंक कर सकते हो कि रिजर्वेशन में क्या होते हैं। वीकर सेक्शंस को एक प्रकार से एट पार लाने का प्रयास किया जाता है विद द जनरल्स। तो स्टार्टअप्स भी कुछ इस प्रकार से ही हैं, बिना इन्हें सपोर्ट दिए ये काफी ज्यादा परेशानियां झेल सकते। हो सकता है बहुत सारे स्टार्टअप्स ग्रो होने से पहले ही बंद हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए। इसलिए ऐसे इनिशिएटिव्स सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, विभिन्न देश में भी दिए जाते हैं। सो ये आप देख लो। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो स्टार्टअप्स को इन्वेस्टर्स जो कैपिटल प्रदान करते हैं वो दो प्रकार के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। एक तो होते हैं आपका वेंचर कैपिटलिस्ट और दूसरा होते हैं आपका एंजल इन्वेस्टर्स। वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव एंड एम रहता है कि हाँ मुझे इस स्टार्टअप्स को ग्रो करवाना है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, डे टू डे एक्टिविटीज में, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करके इसको आगे बढ़ाना है, साथ ही साथ जो प्रॉफिट होंगे उसे शेयर करना है। एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो काफी एक प्रकार से कह सकते हैं कि रिच होते हैं। इनका एक प्रकार से होता है ना कि दया भाव वाली दृष्टि कि हाँ इन्हें इन्वेस्ट करने चाहिए, ऐसे स्टार्टअप को ग्रो करवाने चाहिए। तो इनका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। बेसिकली इनके पास पैसे काफी ज्यादा होते हैं, तो ये स्टार्टअप पे इन्वेस्ट कर देते हैं और जो भी कुछ प्रॉफिट्स मिलनी है वो इन्हें मिल जाते हैं। लेकिन जो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, याद रखना ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, इन सब में एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या याद रखना है? आपको पता है कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं ये भी बताने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखने चाहिए, सो दैट आपको जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है
वो कम किया जा सके। तो यस, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखने हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या ये सारे सेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो हाँ, ये भी याद रखना है। और कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है इस स्कीम को, DPIIT याद रखना है। वर्ल्ड बैंक या फिर ये सब जो WTO है, ये सब कोई संस्था नहीं है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने में। और ये आप देख सकते हो 2021 से 25 तक ये स्कीम के थ्रू जो फंड्स है वो डिस्पर्स किए जाएंगे। और आपको इतना बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। बाकी अन्य अपडेट्स अगर होते हैं तो उस पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि ये बर्निंग टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने जो आपको बताया डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर्स, उनके बारे में आप 3-4 पॉइंट जरूर याद रखें। और ये तो आपको याद रखना है कि भारत वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये आपको याद रखने हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। It is about CSIR celebrates 20 years of India's traditional knowledge digital library, the first of its kind globally। तो बात करें ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की, तो इसे आप इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज की डिजिटल रिपोजिटरी कह सकते हो। ट्रेडिशनल नॉलेज की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए नॉलेज, नो हाउ, यानी कि हाउ एनी प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट्स बेनिफिशियल फॉर सर्टेन डिजीज, हाउ कैन वी क्योर सम डिजीजेज, ये सब आप देखते होगे जब आप बेसिकली जो ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं या फिर जो रूरल पर्सन्स होते हैं या रूरल विलेजेस में जो लोग मौजूद होते हैं, आपको भी पता होगा कि इनके पास कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज होते हैं कि अगर कुछ बीमारी हो गई तो कौन से नेचुरल मेडिसिन आपको दे दिए जाए कि आप ठीक हो जाओगे। दूध में हल्दी डाल के पियो तो आपको कफ है या खांसी है ये सब ठीक हो जाएंगे। तो ये सब क्या है, ट्रेडिशनल नॉलेज ही है। और ये ट्रेडिशनल नॉलेज आपके पास क्यों मौजूद है या फिर जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल क्यों है, बिकॉज इट हैज बीन पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विद इन ए कम्युनिटी। तो जब भी हम ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करेंगे तो इट इज ए नॉलेज, नो हाउ, स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट आर डेवलप्ड, सस्टेन्ड एंड पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विद इन ए कम्युनिटी, ऑफन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट्स कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी क्या करेगा, तो इसका काम यही होगा कि जो भी भारतीय ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका एक डिजिटल रिपोजिटरी तैयार करेगा। और उस डिजिटल रिपोजिटरी में इन ट्रेडिशनल नॉलेजेस को डालेगा, especially about medicinal plants and formulations used in the Indian systems of medicine, let's say कि गिलोय के बेनिफिट्स, इस प्रकार के ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो इन डिजिटल लाइब्रेरीज में मौजूद करवाए जाएंगे। ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव है ये 2001 में स्टार्ट की गई थी एज ए कोलैबोरेशन बिटवीन CSIR, Ministry of Science and Technology, Department of Ayush, which is comes under Ministry of Health। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस कंटेंस, देख सकते हैं आप, 3.9 लाख फॉर्मुलेशंस या प्रैक्टिसेस फ्रॉम द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेदा हो, योगा, सिद्धा, यूनानी, शोवा, रिग्पा, ये आपको भी पता है कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और इसका शॉर्ट फॉर्म आप आयुष के नाम से भी जानते हो। इन डिजिटाइज फॉर्मेट और 5 लैंग्वेजेस में से रखा गया, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश। It seeks to prevent a misappropriation of the country's traditional medicinal knowledge at international patent offices by preventing the granting of patents for product developed utilizing Indian traditional knowledge। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी कंपनी क्या करते हैं, हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल करके वो कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बना लेते हैं और उसको पेटेंट करवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये नॉलेज तो हमारा है।
तो दूसरी कंपनियां क्यों उसे पेटेंट करवाएगी। तो अगर हमारे पास ये रिपोजिटरी होगी तो डेफिनेटली ये जो कोई देश अगर या फिर कोई कंपनी प्रयास करता है कि पेटेंट करवाने का, क्लेम करने का, ये नॉलेज तो मेरा ही है, तो उस मिस एप्रोप्रिएशन को ही प्रिवेंट करता है। ऑल्सो नॉन पेटेंट डाटाबेस सर्व्स to foster modern research based on traditional knowledge by simplifying access to vast knowledge of practices। तो definitely research एक प्रकार से initiate किए जा सकते हैं, because when you have the access to the vast knowledge of practices तो आप more information को acquire करके analysis करके कुछ important conclusion पर पहुंच सकते हो। तो ये एक central repository है जहां से information access किए जा सकते हैं traditional knowledges के बारे में। The database is available only to patent examiners through TKDL SS non-disclosure agreement। तो प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या याद रखना है, तो इसके लिए आपको ये TKDL यानी कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, इसके बारे में आपको जानना होगा कि ये क्या है और ये किसका इनिशिएटिव है, ये भी याद रखना है। CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट आयुष, इन तीनों का कोलेबोरेशन है। और ये याद रखने हैं कि द डाटाबेस इज अवेलेबल टू ओनली पेटेंट एग्जामिनर्स थ्रू TKDL SS एग्रीमेंट। तो बस प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। Let's move to the next article, friend. It is about agreement for financial support to STARS project signed between DEA and World Bank। DEA मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो बेसिकली क्या कंटेक्स्ट है, तो आपको ये पता होगा कि वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर स्टार्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। और ये स्टार प्रोजेक्ट के तहत क्या होता है, तो आप देख सकते हो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट, फुल फॉर्म है। और इसकी मदद से बेसिकली टीचिंग लर्निंग परफॉर्मेंस को स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया जाता है। तो अभी क्या कंटेक्स्ट है, तो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड वर्ल्ड बैंक के बीच। और ये जो प्रोजेक्ट है यानी कि स्टार्स प्रोजेक्ट, ये इम्प्लीमेंट किए जाएंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जब भी होगी तो आपको पता होने चाहिए कि सेंटर और स्टेट दोनों जो है स्कीम में जो पैसे है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये 6 स्टेट्स को कवर करेंगे, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड ओडिशा। जो प्रोजेक्ट कोस्ट है यानी कि इस स्कीम को या प्रोजेक्ट को जो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, तो जो कोस्ट आएंगे वो वर्ल्ड बैंक और पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स के द्वारा शेयर किए जाएंगे। और वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट किस वे में होगा, तो बेसिकली वो रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रोग्राम फॉर रिजल्ट, इसके माध्यम से वो सपोर्ट करेंगे। रिफॉर्म्स एट स्टेट लेवल विल बी ensured through a set of disbursement linked indicators and a state incentive grant to meet the desired project outcome। So क्या दो मेजर कंपोनेंट है, हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल लेवल पर ये क्या कहता है, तो स्ट्रेंथनिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डाटा सिस्टम सो दैट जो रिटेंशन या फिर ट्रांजिशन एंड कंप्लीशन रेट से स्टूडेंट्स के उनके डाटा को एसेस कर सके, along with a strengthening of learning assessment system, यानी कि एक प्रकार से जो स्टूडेंट्स को जो कंसेप्ट सिखाए जाते हैं तो उनके लर्निंग को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर भी ये प्रोग्राम फोकस करता है। साथ ही साथ नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी कि परख, इसे भी स्टैब्लिश करने की बात कही गई है, सो दैट कंटिन्यूअस ट्रैकिंग लर्निंग एंड डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होता रहे, लीडिंग टू एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स।
और स्टेट लेवल पर क्या बातें कही गई है, तो इट इन्वेस्टेज स्ट्रेंथनिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड फाउंडेशनल लर्निंग। क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस एंड वोकेशनल एजुकेशन को भी स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट फॉर इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी। तो आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट में जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है उसे हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रीलिम्स 2021 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अगर बोले तो क्या इम्पोर्टेंट है, तो ये जो स्टार प्रोजेक्ट है वो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेंथन करने के लिए है, आपको याद रखने हैं। और ये इसमें वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखने हैं। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये तीसरा पॉइंट आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ ये जरूर आपको याद रखने हैं कि ये ऑल इंडिया लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ 6 स्टेट्स को कवर करता है। स्टेट्स के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली इतना याद रखना है कि ये ऑल इंडिया स्टेट्स को कवर नहीं करता है, ना ही कोई यूटी को ये कवर करता है। और ये जो आपके प्रोग्राम के जनरल ऑब्जेक्टिव्स है ये तो आप वैसे भी ऑप्शन से सेलेक्ट कर ही लोगे। और इसमें आप ये याद रख सकते हो इस्टेब्लिशिंग ए नेशनल असेसमेंट सेंटर फर्क, और स्टेट लेवल पर ये देख सकते हो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट। तो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव है, इसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं 5-6 पॉइंट्स, ये बिल्कुल याद रखने हैं आपको। Let's move to the next article. It is about the Ministry of Home Affairs tightens oversight on funds received by the NGOs. आपको पता है जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या तो उनको डोमेस्टिक फंडिंग मिल सकती है या फिर फॉरेन फंडिंग मिल सकती है, लेकिन जब उन्हें फॉरेन फंडिंग मिलती है सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस का उन्हें सामना करना पड़ता है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि वो जितना फॉरेन डोनर चाहे वो डोनेट करना एनजीओज को उतना डोनेट कर दे, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि काफी ज्यादा कंसर्न्स होते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकता है टेररिस्ट फंडिंग के लिए वो फंड किया जा रहा हो, तो कोई भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रकार के रेगुलेशन टाइम टू टाइम जो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो लगाते रहती है, चेक करते रहती है। तो अभी बेसिकली एमएचए ने एनजीओज को जो बाहर से मिलने वाले फंड है उस पर रेगुलेशंस टाइट किए है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सीरीज ऑफ गाइडलाइंस रिलीज किए हैं टू मेक एनजीओज एंड बैंक्स comply with new provision of the amended FCRA 2010 Act। तो जो चार्टर रिलीज किए गए हैं बैंकों के लिए, तो ये क्या कहते हैं कि जो डोनेशंस रिसीव किए जाएंगे इंडियन रुपीज में बाय एनजीओज फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स इवन इफ दैट सोर्स इज लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि कोई फॉरेन सोर्स से अगर एनजीओ को पैसे मिलते हैं, इवन वो एनजीओ इवन वो जो फॉरेन डोनर है उस वो इंडिया में ही क्यों ना लोकेटेड हो, एट द टाइम ऑफ सच डोनेशन, तो उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशंस ही ट्रीट किए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन हैज टू बी रिसीव्ड ओनली थ्रू बैंकिंग चैनल्स, यानी कि बैंकिंग चैनल्स के अलावा अन्य कोई चैनल नहीं होने चाहिए जहां से फॉरेन कंट्रीब्यूशन एनजीओ को प्राप्त किए जा सकेंगे। और एनी वायलेशन बाय द एनजीओ और बाय द बैंक वो पेनल प्रोविजंस लिए जा सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत। पिछले ही साल मैंडेटरी किया गया था सारे एनजीओज को कि वो फॉरेन फंड रिसीव तो कर सकते हैं लेकिन डेडिकेटेड डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में ही कर सकते हैं। वो बैंक अकाउंट एसबीआई का होगा, वो भी न्यू दिल्ली के ही ब्रांच में, यानी कि एसबीआई का ब्रांच अगर आपका किसी अन्य राज्य में है, यूपी में, बिहार में है या फिर कहीं भी राज्य में है, तो वहां पर ये नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ न्यू दिल्ली के ही ब्रांच में ये फॉरेन फंड्स एनजीओ को अवेलेबल होंगे। एफसीआरए की बात करें तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, नाम से ही पता चलता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए एक्ट है। तो डेफिनेटली ये रेगुलेट करेगा एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, चाहे वो इंडिविजुअल कर रहा हो, एसोसिएशन कर रहा हो या फिर कोई कंपनी कर रहा हो। इससे पहले भी वेरियस रिपोर्ट्स आ चुके हैं जिसमें सीबीआई के रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरोज के रिपोर्ट है, इन सबों ने दिखाया है। इस रिपोर्ट से पता चले है कि जो फंड्स मिलते हैं एनजीओज को
उसका वो मिस अप्रोप्रिएशन, मिस यूटिलाइजेशन करती है, वो भी एक लार्ज नंबर ऑफ एनजीओ के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण भारत को 2 से 3% ऑफ इट जीडीपी का नुकसान झेलना पड़ता है। सीबीआई ने यह भी रिपोर्ट में कहा था कि लेस देन 10% ऑफ 29 लाख रजिस्टर्ड एनजीओ जो पूरे देश भर में है, वो अपने एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिटर्न्स को फाइल करती है। इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी की क्लियर डिफिशियंसी एनजीओज में दिखाई दे रही है। दैट्स व्हाई जो नॉर्म्स है उसे टाइट करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज भारत की सिक्योरिटी पर खतरा हो सकता है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखने हैं, तो जो अमेंड किए गए हैं एनजीओज के रूल्स में, जिसमें आपको ये याद रखने हैं कि जो भी एनजीओज है उनको फॉरेन फंड्स तो रिसीव करने की अनुमति है, लेकिन डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट जो कि एसबीआई का होगा वो न्यू दिल्ली का ब्रांच होगा। और बाकी उतना इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आनी चाहिए एनजीओज के बारे में वो तो नहीं नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट आप याद रखना, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो फॉरेन सोर्स है अगर वो इंडिया में भी लोकेटेड है एट द टाइम ऑफ सच डोनेशन, तो उसे भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा। बाकी आने वाले समय में FCRA से जुड़े न्यूज़ भी आएंगे, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इम्पोर्टेंट है और इसके कुछ प्रोविजंस हैं, 4-5 प्रोविजंस, इसके बारे में भी आपको जानने चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप टाइम निकाल कर FCRA के कम से कम 5-6 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जरूर पढ़ लें। बाकी प्रीलिम्स 2021 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। It is about January 30, 2021 to mark second World Neglected Tropical Disease Day। तो क्या है ये वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, तो हम जानेंगे। तो बेसिकली 50 लैंडमार्क्स रिप्रेजेंटिंग 25 नेशंस कुतुब मीनार इन इंडिया। लैंडमार्क यानी कि कोई निशानी कह सकते हो, जस्ट लाइक कुतुब मीनार है इंडिया में, उसी प्रकार से 25 नेशंस में अन्य लैंडमार्क होंगे, तो उन्हें लिट अप किया जाएगा टू सेलिब्रेट हाउ फार वी हैव कम टुगेदर इन बीटिंग द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज। अब ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज क्या होती है, आप नाम को ही ब्रेक करके देखो ना, आपको आंसर मिल जाएंगे। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज एक प्रकार से कम्युनिकेबल डिजीज ही है, और ये प्रिवेल करते हैं मोस्टली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशंस। और जो पीपल मोस्टली अफेक्ट होते हैं इन सारे डिजीज से, वो पुअरेस्ट पॉपुलेशन होते हैं, जो रिमोट रूरल एरियाज, अर्बन स्लम्स या फिर कन्फ्लिक्ट जोन्स में रहते हैं। आप देख सकते हो नेग्लेक्टेड क्या मतलब हुआ, यानी कि वैसे डिजीज जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो इग्नोर कर देती है R&D एफर्ट्स में। अब ये ऐसा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्यों करती है, क्योंकि ये सब डिजीज आप देख सकते हो पुअरेस्ट पॉपुलेशन में ज्यादा प्रिवेल कर रही है। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन सब के लिए दवाइयां नहीं बनाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि हमें नुकसान हो जाएगा, हमारे कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो सकेंगे। तो ये प्रॉफिट पर चलते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होते हैं ये फार्मास्यूटिकल। सो ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के ऊपर कोई दवाइयाँ नहीं बनाते हैं, बिकॉज लिमिटेड जियोग्राफिकल इंसिडेंस है। आप देख सकते हैं ये प्रिवेल कहाँ कर रहा, मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन, अ स्मॉल मार्केट साइज ऑफ ड्रग्स फॉर सच डिजीजेज। दैट्स व्हाई कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, इसलिए ये इन ड्रग्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। 1 in 5 people around the world नॉन कम्युनिकेबल नॉन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज से अफेक्टेड है, और इंडिया तो लार्जेस्ट यानी कि विश्व में, वर्ल्ड में लार्जेस्ट एब्सोल्यूट बर्डन है ऑफ एटलीस्ट 11 नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का। हाल ही में WHO ने इनिशिएट किया था एंडिंग द नेग्लेक्ट टू अटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स
a 10-year 2021-2030 roadmap for neglected tropical disease that proposes concrete actions to improve program cost effectiveness and coverage. 2030 टारगेट्स अंडर द रोड मैप जो WHO के द्वारा रिलीज किए गए थे, क्या क्या टारगेट है तो आप देख सकते हैं 90% द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट फॉर NTDs यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज तो 90% तक कम करने. At least 100 countries to have eliminated at least one NTD. तो कम से कम 100 कंट्रीज तो हो जो मिनिमम वन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को अपने देश से एलिमिनेट कर सके. इराडिकेट ड्रैक्यूलियाज एंड योस, reduce by 75% the disability adjusted life years related to NTD. तो बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या याद रखने हैं. तो ये जो आपका है एंडिंग द नेग्लेक्ट टू अटेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये जो आपका रिपोर्ट रिलीज किया गया है ये याद रखना WHO का ही है. ये जो रोड मैप है ये WHO का ही है फॉर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ये आपको याद रखने हैं. और ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्या होती है आपको डेफिनेशन बिल्कुल पता होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज मतलब वैसी डिजीज जो काफ़ी रेयर होती है, तो ये ऐसा नहीं आपको याद रखना है. नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज रेयर नहीं होती है, रेयर अकर नहीं करती है. ये नेग्लेक्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन क्षेत्र में दवाइयाँ या फिर ड्रग्स प्रोड्यूस नहीं करती, अपने R&D एफर्ट्स नहीं लगाते. दैट्स व्हाई इट हैज बीन कैटेगराइज्ड एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज. तो ये डिफरेंस आपको क्लियरली याद रखने चाहिए क्योंकि ये कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बना के आपको गलत ऑप्शन मार्क करवा सकते हैं UPSC वाले. So let's move to the shorter news. It is about marine megafauna stranding guidelines and National Marine Turtle Action released by MOEFCC. तो ये सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी चाहिए कि ये जो गाइडलाइंस है किसके द्वारा रिलीज की गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा. तो ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हाईलाइट किए गए हैं यानी कि ये जो लॉन्च किए गए हैं मेराइन मेगाफाउना स्ट्रैंडिंग गाइडलाइंस और दूसरा नेशनल मेराइन टर्टल एक्शन, इस दोनों डॉक्यूमेंट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसे हाईलाइट किए गए हैं. तो आप देख सकते हो कि वैसे एनिमल्स जो ऑन शोर पर अटक गए हैं या फिर कुछ समस्याएं झेल रहे हैं तो उनको हैंडल किए जाएंगे इन द सी और ऑन अबोर्ड, यानी कि उनको हेल्प किया जाएगा. मैनेजमेंट एक्शंस फॉर इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन सो दैट मेराइन स्पीसीज के को जो थ्रेट अकर होते हैं उनको कम किया जा सके, उनके हैबिटेट्स को जो थ्रेट है उनको कम किया जा सके, रिहेबिलिटेशन पर फोकस किया जा सके जो हैबिटेट डिग्रेडेड हो गए. साथ ही साथ पीपल्स पार्टिसिपेशन को इनहांस करने की बात कही गई है. साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा बूस्ट करने की बात की जा रही है मेराइन मैमल्स के ऊपर एंड मेराइन टर्टल्स एंड देयर हैबिटेट्स के ऊपर. इंडियन कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट नेस्टिंग एंड फीडिंग ग्राउंड है 4 स्पीसीज ऑफ मेराइन टर्टल्स, आप देख सकते हो. तो ये आपको बिल्कुल याद रखने. लेदरबैक टर्टल वल्नरेबल कैटेगरी में IUCN स्टेटस के तहत, ग्रीन इंडेंजर्ड कैटेगरी में. ये सब टर्टल के वेराइटीज है यानी ग्रीन टर्टल, लेदरबैक टर्टल, हाउस बिल टर्टल जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ओलिव रिडले टर्टल वल्नरेबल है. कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ओलिव रिडले टर्टल में याद रहे कि ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं. ऑल 4 स्पीसीज, ये शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये तो आपको याद रखनी है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. इट इज अबाउट वी शेप्ड रिकवरी. वी शेप्ड रिकवरी का क्या मतलब होता है आप देख सकते हो. अभी क्या चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं नीचे ग्राफ आ रहे हैं एक GDP के, और जब एक प्रकार से इकोनॉमी फिर से अपने हेल्दी स्टेटस में आ जाएगी तो वो सडनली राइज करना शुरू कर देंगे. तो ये जो आपका ग्राफ का शेप बन रहा है वही तो हुआ वी शेप. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज वी शेप रिकवरी. और इसमें क्या होता है कि इकोनॉमी क्विकली रिकवर्स लॉस्ट ग्राउंड एंड गेट्स बैक टू द नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड लाइन. तो मैंने भी वही बताया. और इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 जो अभी रिलीज हुए हैं
उसमें कहा भी गया है कि साइलेंट भी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी आने वाली है भारत में। और भी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी होने के क्या कारण होते हैं, तो आप देख सकते हो मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव जो कोविड-19 के लिए चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर एक प्रकार से वैक्सीनेशन ड्राइव सक्सेसफुल हो जाती है तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद पड़े हैं या फिर जो लोग काम पर नहीं आ रहे हैं वो सब फिर से रिवाइव हो जाएंगे। रोबस्ट रिकवरी सर्विसेज सेक्टर में वापस लौटेंगी, रोबस्ट ग्रोथ इन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट फर्स्ट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप रिसर्च रिएक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो बेसिकली अंडर द प्रोपोज्ड पार्टनरशिप जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है यानी कि वो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे अपने प्रोडक्शन ऑफ ए वैरायटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन। तो जो प्राइवेट एंटिटीज है उनको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेगा कि वो प्रोसेस कर सकते हैं और मार्केट भी करेंगे आइसोटॉप्स को जो प्रोड्यूस होंगे रिसर्च रिएक्टर में इन ल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग इन द रिएक्टर एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। प्रोजेक्ट की मदद से क्या बेनिफिट होगा, तो भारत सेल्फ रिलायंट एक प्रकार से इन द फील्ड ऑफ रेडियो आइसोटोप जो यूज होते हैं मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, तो डेफिनेटली भारत को इंपोर्ट कम करने पड़ेंगे। Let's move to the next article. It is about indigenous reference material for chemical testing. तो क्या कंटेक्स्ट है, तो रिसेंटली इंडिजीनियस रेफरेंस मटेरियल फॉर केमिकल टेस्टिंग सिंथेसाइज किए गए। अगर हम रेफरेंस मटेरियल की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल डोप टेस्टिंग में किया जाता है फॉर क्वालिटी कंट्रोल पर्पसेस एंड देयरफॉर देयर अवेलेबिलिटी रिमेन्स क्रिटिकल इन स्पोर्ट्स डोप टेस्टिंग ग्लोबली। और अगर हम रेफरेंस मटेरियल की बात करें तो ये रेयरली अवेलेबल सब्सटेंस है ग्लोबल लेवल पर और इट कैन बी यूज्ड टू स्ट्रेंथन एंटी डोपिंग मेजर्स इन ऑल वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि WADA एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट सिगूर प्लेटू। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट अथॉरिटी को अपहेल्ड किया है टू नोटिफाई एन एलिफेंट कॉरिडोर थ्रू नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपको भी पता होंगे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है यानी कि MAB उसका एक हिस्सा है और काफी बिग एरिया ये कवर करता है। उसमें बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी कंस्टिट्यूट करते हैं। सो ऐसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में एलिफेंट कॉरिडोर बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट नोटिफाई करी थी, लेकिन जब इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला आ गया है कि ये जो नोटिफिकेशन है वो किए जा सकते हैं। तो ये जो कॉरिडोर है ये सिचुएटेड है मशीनगुडी एरिया इन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल सिंगूर प्लेटू। अगर बात करें सिंगूर प्लेटू को जो काफी न्यूज में रही है, तो ये लोकेटेड है नदर्न पार्ट ऑफ नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो अगर ये नीलगिरी है तो इसके नदर्न पोर्शन में ये आपको सिंगूर प्लेटू मिलेंगे। तो वाई इस प्रकार से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यूपीएससी पूछ रही है। अब इसी बार के प्रीलिम्स 2020 क्वेश्चन में क्या आया था, जो नुब्रा वैली है वो नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, किधर है। तो इसी प्रकार से आजकल यूपीएससी डाइवर्ज कर रही है अपने क्वेश्चन पैटर्न में। तो जो सिंगूर प्लेटू है वो नदर्न पार्ट ऑफ नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है और ये जो प्लेटू है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को भी कनेक्ट करता है और it has Nilgiri hills on its southern western side and Moya river valley on its northern eastern side. Let's move to the next article. It is about A68G iceberg. तो बेसिकली A68G एक प्रकार से आइसबर्ग है जो सेपरेट हो गया है फ्रॉम द जियांट आइसबर्ग A68A से, जो कि 5800 स्क्वायर किलोमीटर का आइसबर्ग था और ये खुद ब्रोक ऑफ हुआ था अंटार्कटिका से 2017 में। उसके बाद A68A 6 स्मॉलर यूनिट्स में स्प्लिट हो गए और उसका आप एक कंपोनेंट आप देख सकते हो। दिस ईयर द आइसबर्ग वाज प्रोपोल्ड इनटू साउथ अटलांटिक ओशियन एंड हैज बीन ड्रिफ्टिंग टुवर्ड द रिमोट सब अंटार्कटिक आइलैंड ऑफ साउथ जियोर्जिया। और जब ये साउथ जियोर्जिया या फिर जॉर्जिया के पास पहुंचेगा तो दिक्कतें क्या होंगी कि वहाँ के टेम्परेचर को सडन कूल डाउन कर दिया जाएगा, तो वहाँ के जो मेराइन स्पीसीज है उसको परेशानियां हो सकती है, उनकी जाने भी जा सकती है।
एंड इरेजिंग द लैंड्स वेयर देयर फूड ग्रोज। तो डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी, मेराइन बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ये कंसर्न्स रेज किए गए थे और ये न्यूज़ में है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की लेक्चर। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।